नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए करते हैं शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। यूक्रेन ने किए हैं 7 कामिकाजी ड्रोन हमले। रूसी डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिए हैं ड्रोन, ये जानकारी मिल रही है। एक तरफ यूक्रेन धधक रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बारूदी जलजला आने वाला है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब इजराइल का अंत तय है। इसके लिए ईरान ने तारीख और वक्त दोनों तय कर लिए हैं। वो इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करने का अल्टीमेटम दे चुका है। उधर इजराइल ने भी विध्वंसक पलटवार की तैयारी कर ली है, जिसमें टारगेट पर ईरान के परमाणु सेंटर हैं। यानी एक भी एटमी सेंटर पर इजराइल की मिसाइल गिरी तो ईरान में रेडिएशन का ऐसा तूफान आएगा जिससे जबरदस्त तबाही मचेगी। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। अब इजराइल ने ठान लिया है कि वो न सिर्फ ईरान के समर्थित संगठनों का खात्मा करेगा, बल्कि उसकी मदद करने वाले देशों से भी टकराएगा। जिसमें पहले नंबर पर ईरान है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। ईरानी इस्लामिक मुल्कों को इजराइल के खिलाफ न सिर्फ उकसा रहा है, बल्कि इस्लामिकों को इजराइल पर हमले के लिए कह रहा है। हमास और इजराइल युद्ध को धर्म युद्ध में बदलकर इस्लामिक मुल्कों को एकजुट कर रहा है। इसलिए इजराइल ने एक खुफिया तैयारी की है। द सन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर चुका है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला उसका ट्रेलर था, लेकिन तबाही की पूरी फिल्म अभी बाकी है, जिसमें टारगेट पर ईरानी एटमी रिएक्टर है। इजराइल को पक्का यकीन है ईरान या तो परमाणु बम बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां मिसाइल अटैक करके ईरान के मंसूबों को रौंदने की कोशिश होगी। जिसके बाद ईरान में जानलेवा रेडिएशन फैलेगा और हिरोशिमा नागासाकी से भी भयंकर तबाही हो सकती है। अब समझिए इजराइल इतना भीषण हमला क्यों करने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल को मोसाद से इनपुट मिला है कि ईरान इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए ईद के बाद का दिन चुना है। वो तारीख है 12 अप्रैल, जब ईरान इजराइल से बदला ले सकता है। और ईरान के इरादे तब जाहिर हो गए थे जब खामनेई के दरबार में हजारों लोग पहुंचे थे, जिसमें आर्मी चीफ से लेकर IRGC कमांडर भी थे। और वो ताबूत भी जिसमें उन 7 कमांडर्स के शव थे जो इजरायली हमले में मारे गए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद। उसके ठीक 5 दिन बाद फिर से खामनेई के दरबार में लोग जुटे। मौका ईद का था, लेकिन वहां जुटे लोगों की आंखों में आक्रोश साफ दिख रहा है। तमाम लोग खामनेई के फरमान का इंतजार कर रहे हैं।
बस आदेश मिले और इतना विध्वंसक बदला लिया जाए जो इजराइल सालों तक याद रखे। इसके लिए ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक ईरान पहले इजराइल की घेराबंदी करेगा, जिसमें हमास, हूती, हिजबुल्ला और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन लगातार हमला करेंगे। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक उसका घेराव किया जाएगा। जहां इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, वहीं लाल सागर में टास्क फोर्स को खदेड़ने की तैयारी है। इसी बीच मौका पाकर ईरान मिसाइल अटैक कर देगा। इस बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी आगाह किया है। इजरायली सेना ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है। अगर परिस्थितियां ईरान से युद्ध में बदलती हैं, हम IRGC और ईरान को एक मानते हैं, जिनके समर्थन से हमास और हूती लड़ाकों से ताकत मिल रही है। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा है, तेहरान याद रखेगा वो तारीख जब ईरान बदला लेकर इजराइल और इस युद्ध का अंत कर देगा। ईरान के विध्वंसक तेवर देखते हुए नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ईरान के एटमी प्लांट पर तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इजराइल ने ईरान के 5 एटमी सेंटर की लिस्ट तैयार की है जहां वो हमला कर सकता है, जिसमें पहला है फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, जो 2009 से ऑपरेशनल है, चट्टानों के नीचे बना है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसके अलावा 2006 में बने अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है। ये तेल अवीव से 1712 किलोमीटर दूर है, जबकि नतांज भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, 2004 से चट्टानों के नीचे ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसे चीन के सहयोग से बनाया गया था। वहां 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इसकी तेल अवीव से दूरी 1982 किलोमीटर है। 5वां टारगेट बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। अगर इजराइल की आशंका सच साबित हुई और इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया, तो भारी तबाही मचेगी। ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बन सकता है। क्योंकि ईरान फिर पूरी ताकत से हमला करेगा। इजराइल के एटमी सेंटर पर हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान ने धमकी दी, "400 सेकंड में इजराइल के एटमी सेंटर को खाक में मिला देंगे। दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर तक हमारी मिसाइल 7 मिनट से कम वक्त में पहुंच जाएगी। और इसके बाद इजराइल में एटमी जलजला आ जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के हमले से बचने के लिए फ्रंट लाइन पर बड़ी तैनाती की है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान स्वार्म ड्रोन बटालियन तैयार कर रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम बाबर को अहम ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। वॉरशिप पर लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात की जा रही है। IRGC के कमांडर तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर में जा पहुंचे हैं। लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यानी इतनी जबरदस्त तैयारी की जा रही है जिससे न सिर्फ इजराइल दहलेगा बल्कि पूरे अरब में युद्ध की चिंगारी सुलग सकती है। खास बात यह है कि ईरान का साथ देने के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया साथ जरूर आएंगे।
इन चारों ने मिलकर ऐसा विध्वंसक गठबंधन बना लिया है जो अमेरिका की तबाही का फरमान है। और इसका खतरा यूरोपियन यूनियन के चीफ ने जताया है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ तो उसकी जद में पूरा यूरोप सुलग उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने ड्रोन स्ट्राइक की है। कीव के रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले से बहुमंजिला इमारत में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद आसमान में उठा आग का गुबार। खार्किव पर रूसी झंडा फहराने वाला है। खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से जाने वाला है। 24 घंटे में खार्किव में स्कंदर मिसाइलों से रूस ने जिस तरह से तबाही मचाई है वो इसी बात का ऐलान कर रहा है। खार्किव पर रूस के कब्जे का खतरा मंडराया तो यूक्रेन ने डिफेंस लाइन बनानी शुरू कर दी। ज़ेलेंस्की भी खार्किव पहुंच गए। उन्होंने खार्किव की धरती से अमेरिका से पेट्रियट की मांग की। तो सवाल यही है कि अगर पेट्रियट जल्द ही नहीं मिले तो क्या खार्किव पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा? यूक्रेन का बचना अब असंभव हो गया है। यूक्रेनी सेना सरेंडर के द्वार पर पहुंच गई। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेनी फोर्स किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है। रूसी सेना ने अब यूक्रेन की धरती पर अपग्रेडेड स्कंदर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना खार्किव और ओडेसा पर कब्जा करना चाहती है और इसीलिए उसके हमले तेज हो गए हैं। हमले नए हथियारों से किए जा रहे हैं, वो नए हथियार जिन्हें यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। रूसी सेना युद्ध के मैदान में स्कंदर मिसाइलों से विनाशक हमले कर रही है। स्कंदर मिसाइलों से एक दो नहीं बल्कि कई फ्रंट पर ताबड़तोड़ धमाके किए जा रहे हैं। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री डिपो पर स्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया। हमले में यूक्रेन के 30 हॉवित्जर तोप तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन डिपो पर स्कंदर मिसाइलें दागी। हमले में यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन बर्बाद हो गए। डोनेट्स्क में रूस ने स्कंदर मिसाइल से यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। ओडेसा में रूसी फौज ने यूक्रेन के रडार स्टेशन को तहस नहस कर दिया। खार्किव में रूस ने स्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के MLRS सिस्टम को मलबा बना दिया। सबसे भीषण लड़ाई खार्किव में हो रही है। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करने के लिए हमला कर रही है तो यूक्रेनी सेना इसे बचाने में जुटी है। यही वजह है कि खार्किव की धरती पर बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खार्किव का हाल भी बाखमुत जैसा होने जा रहा है। पूरा शहर खंडहर बन सकता है। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेन ने डिफेंस लाइन तैयार की है। खार्किव में यूक्रेनी सेना की तैयारियों का जायजा लेने खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंचे।
जेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना खार्किव को बचाने में जी जान से जुटी है। Пишаюся нашими харків'янами. Я вдячний кожному і кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Доповідали щодо фізичного захисту енергооб'єктів, відновлення мереж. Зараз створюються всі необхідні. जेलेंस्की जिस वक्त खार्किव में थे उसी वक्त रूस ने खार्किव के सिटी सेंटर को दहला दिया। रूसी सेना ने एक के बाद एक 2 इस्कंदर मिसाइलें दागी। हमले में सिटी सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सवाल यही है कि खार्किव की जंग इतनी विध्वंसक क्यों हो गई है? खार्किव के लिए रूस और यूक्रेन जी जान से क्यों लड़ रहे हैं? दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों के लिए खार्किव महत्वपूर्ण है। खार्किव बचाने के लिए यूक्रेन ने डिफेंस लाइन बनाई है। खार्किव की भौगोलिक स्थिति यूक्रेन के लिए अहम है। खार्किव रूस की सीमा से सटा हुआ यूक्रेनी राज्य है। खार्किव से रूसी धरती पर हमला करना आसान है। खार्किव से ही यूक्रेन बेलगोरोद समेत कई रूसी शहरों में हमले कर रहा है। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करना चाहती है। खार्किव पर कब्जे से यूक्रेनी हमलों में कमी आएगी, इसीलिए खार्किव में भीषण जंग हो रही है। खार्किव में रूसी सेना सिर्फ स्कंदर मिसाइलें ही नहीं दाग रही है, बल्कि क्रूज मिसाइलें और ड्रोन से भी हमले कर रही है। चौबीस घंटे के अंदर खार्किव में रूसी हमलों के कारण 10 लोग मारे गए हैं, 4 दर्जन लोग घायल हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने रात में 20 से ज्यादा शाहिद ड्रोन दागे। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 11 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। खार्किव की जंग बहुत खतरनाक हो चुकी है, लेकिन रूसी सेना करीब 1 दर्जन फ्रंट पर घातक हमले कर रही है। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन सेंटर को तबाह कर दिया। डोनेस्क में ही रूसी सेना ने यूक्रेन के हथियार हैंगर पर हमला किया। यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन जल गए। निकोलेव में मिसाइल हमला कर रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। अवदीव्का में रूसी सेना ने यूक्रेन के 11 काउंटर अटैक को नाकाम कर दिया। रूस के हमले में 480 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बाखमुत में रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से यूक्रेन के हाइमर्स को मलबा बना दिया। पोल्टोवा में रूस ने सरकारी इमारत पर बमबारी की। हमले में न सिर्फ इमारत बर्बाद हो गई, बल्कि कई लोगों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। रात के अंधेरे में रूसी सेना ने 6 इलाकों में बमबारी की तो सूमी में विनाश की भयावह आग भड़क गई। सूमी में ही रूस ने यूक्रेन के लेपर्ड टैंकों की कब्र खोद दी। रूसी सेना की आक्रामकता बता रही है कि यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। यूक्रेन अपनी पराजय तभी टाल पाएगा जब जंग में अमेरिकी सेना की एंट्री हो। लेकिन युद्ध में बाइडेन ब्रिगेड उतरेगी या नहीं, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। अगर युद्ध में सुपर पावर की सेना नहीं आई तो पुतिन सेना यूक्रेन का रूस में विलय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या जेलेंस्की ब्रिगेड रूसी सेना के आगे सरेंडर कर देगी? क्या जल्द ही कीव में रूसी झंडा लहराएगा, या फिर रूस से जंग हारने के साथ ही यूक्रेन का विभाजन हो जाएगा? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है यूक्रेन के तमाम मददगारों का बदला हुआ रुख, जिसके चलते जेलेंस्की युद्ध हार सकते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के प्रचंड प्रहार को रोक पाने में यूक्रेन असमर्थ है। वजह साफ है, वेपन क्राइसिस। मगर इसी बीच यूक्रेन के मददगारों ने हथियार देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या जेलेंस्की अपने मुल्क का वजूद बचा पाएंगे? आप भी देखिए।
आधे से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहर रूसी अटैक से दहल रहे। यूक्रेनी सेना के दर्जनों हथियार डिपो और मिलिट्री बेस तहस नहस हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन जंग हार सकता है। पुतिन ब्रिगेड के आगे सरेंडर कर सकता है। हैरानी इस बात की है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन बीते 2 साल से यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने में जुटे हैं। बम गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप लगातार सप्लाई की जा रही है। बावजूद इसके यूक्रेन धनक रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों यूक्रेन की फौज वॉर जोन में सरेंडर करने की कगार पर है। क्यों रूसी सेना के आगे किसी भी वक्त घुटनों पर आ सकती है? तो इसके पीछे वजह है वेपन क्राइसिस। असल में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की भारी किल्लत हो चुकी है, जिसके चलते वो रूसी हमले का पलटवार तो छोड़िए डिफेंस तक नहीं कर पा रहा। क्योंकि यूक्रेन की मांग पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है, ताकि यूक्रेनी सेना अपने रक्षा कवच को मजबूत कर सके, रूस के मिसाइलों और ड्रोन अटैक को नाकाम कर सके, वही हमला करने वाले रूसी फाइटर जेट को तबाह कर सके। आपको बता दें कि ब्रसेल्स में नेटो के 75वें स्थापना दिवस समारोह में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भी शामिल हुए। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने नेटो के समक्ष पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की, लिहाजा जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को स्वीकार करते हुए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान भी किया। मगर अब वही जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से साफ साफ इनकार कर रहा है। आखिर क्यों, यह भी जान लीजिए। जर्मनी के पास जितने भी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल हमारी सेनाएं कर रही हैं। ऐसे में यूक्रेन को देने के लिए ना तो हमारे पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है और ना ही उसकी मिसाइलें, लिहाजा हम यूक्रेन की मदद कैसे कर सकते हैं। हाल ही में यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मेड इन अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट के लिए अमेरिकी कांग्रेस के डेलीगेशन तक से मिले, ताकि हर हाल में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खेप कीव डिलीवर हो सके। Удару, коли він відбувся, і потім відбувся повторний удар, і зараз досі в реанімації кореспондентка. असल में अगर यूक्रेन को पुतिन प्रकोप से बचाना है, अगर यूक्रेन के सुरक्षा घेरे को मजबूत करना है, तो उसके जंगी खाने में पैट्रियट जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दिया। दरअसल पैट्रियट ही वो सुरक्षा कवच है जिसने रूस के बेलगोरोद रीजन में IL-76 विमान को आसमान में मार गिराया था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अगर बात अमेरिका के पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है, क्योंकि PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाही मचाने की है, यानी हर हाल में टारगेट को नेस्तनाबूद करना। क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे एडवांस्ड रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को आसमान में ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं रडार से मिले सिग्नल के दम पर यह डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम करीब 160 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है।
गौर करने वाली बात यह है कि अगर यूक्रेन के पास अमेरिका के 25 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गए तो यकीन मानिए यूक्रेन की सुरक्षा कवच को भेदना पुतिन ब्रिगेड के लिए आसान नहीं होगा। मगर जर्मनी के इनकार के साथ ही यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। और इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को जिन हथियारों की सप्लाई की है वो मेड इन यूएस या फिर नेटो के नहीं बल्कि ईरान और रूस में बने हथियार हैं। क्योंकि अमेरिका ने सीज किए गए हथियारों की खेप यूक्रेन भेजी। इन हथियारों की सप्लाई यमन में हूती लड़ाकों को होनी थी, मगर यूएस नेवी ने ईरान रूस के हथियारों को कब्जे में लिया और अब जब्त किए गए वही हथियार यूक्रेन ट्रांसफर किए गए, जिसमें असॉल्ट राइफल, मशीन गन और RPG-7S शामिल है। इसके अलावा भारी तादाद में बम, गोला बारूद भी मौजूद है। बीते 2 सालों में अमेरिका ने हूती को सप्लाई होने वाले जितने भी हथियार कब्जे में लिए, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अब यूक्रेन जंग में करेगा। यानी जहां यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे विध्वंसक लड़ाके मांग रहा है तो उसे सैन्य मदद के नाम पर झुनझुना दिया जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेनी सेना में लड़ाकों की कमी हो रही है, लिहाजा अमेरिका ने यूएस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों को इसका जिम्मा सौंपा है, जो अमेरिकी सरकार के इशारे पर कोलंबिया और मेक्सिको से लड़ाकों की भर्तियां करेगा और भाड़े के उन लड़ाकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। जानते हैं, इस प्राइवेट आर्मी में शामिल होने वाले लोग या तो ड्रग कार्टेल में काम करते हैं या फिर सजा याफ्ता कैदी। मतलब यह कि अब यूक्रेन के साथ मदद के नाम पर छलावा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अकेले पुतिन ने अपने जंगी तेवरों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के होश फाख्ता कर रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर ड्रोन के जरिए बम ड्रॉपिंग रूस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी है। यूक्रेन छोटे ड्रोन्स पर बम फिट करके यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहनों पर हमले कर रहा है। इससे रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2024 में रूस के 270 से ज्यादा टैंक और सैन्य वाहन जलकर खाक हो चुके हैं। रूस ने अब इन हमलों से बचने के लिए एक पुरानी लेकिन कारगर रणनीति अपनाई है। इसे नाम दिया गया है निंजा टर्टल। टर्टल तकनीक कैसे रूसी टैंकों को ड्रोन हमलों से बचा रही है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन की रणभूमि रूसी टैंकों का शमशान बन चुकी है। और इसकी वजह है यूक्रेन के ड्रोन हमले। ये रूस का T सीरीज का टैंक है जिसका स्पॉटर होल खोला हुआ है और यूक्रेन का छोटा सा ड्रोन इस टैंक के अंदर ग्रेनेड गिराकर पीछे हट जाता है। एक विस्फोट होता है और अंदर से धुएं का गुबार उठने लगता है। इसके बाद यूक्रेन का ड्रोन ऑपरेटर एक और बम ड्रॉप करता है। विस्फोट होते ही टैंक से जोरदार धुआं निकलता है और कुछ ही सेकंड में टैंक आग के गोले में बदल जाता है। यूक्रेन के ऐसे ही ड्रोन हमले रूस के लिए सिरदर्द बन गए। छोटे ड्रोन के साथ साथ यूक्रेन बड़े ड्रोन से भी टैंकों पर हमले कर रहा है। और ड्रोन को आता देख रूस के ये सैनिक भागने की कोशिश करते हैं।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कोशिश नाकाम रही। इसके बाद यूक्रेन विस्फोटक बंधे दूसरे ड्रोन से टैंक पर हमला करता है और टैंक तहस नहस हो जाता है। यूक्रेन के ऐसे ही हमलों से रूस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ये तस्वीर यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन से आई, जहां रूसी टैंकों की कतार दिखाई देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जले हुए टैंक नजर आते हैं। इसके बाद 2 और टैंक। यह यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया वीडियो है, जिसमें रूस के टैंकों में धमाके और उसके बाद जले हुए टैंकों का मलबा दिखाया गया है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी टैंकों का यही हाल हो रहा है। यूक्रेन के ऑपरेटर दूर बैठे छोटे छोटे ड्रोन से हमले करके तबाही मचा रहे हैं। तबाही के इस ड्रोन बवंडर से बचने के लिए रूस ने अब एक पुरानी तकनीक अपनाई है। रूस ने अपने टैंकों का ढांचा पूरी तरह बदल दिया है। अब युद्ध भूमि में दौड़ते ये टैंक एक चलते फिरते बंद कमरे जैसे नजर आ रहे हैं। रूस के इन टैंकों को कोड नेम दिया गया है निंजा टर्टल। इसके पीछे वजह है कि टैंक को कछुए की तरह कवच के अंदर बंद कर दिया गया है। हमला करने के लिए टैंक की बैरल और कैनन ही बाहर रहती है। टैंक का क्रू और टैंक का बाहरी कवच इस टर्टल शील्ड के अंदर रहता है। अब रणभूमि में रूस के यही निंजा टर्टल टैंक नजर आ रहे हैं। रूस ने इस कवच को टैंकों की सुरक्षा के लिए बनाया है। इसमें पुरानी तकनीक इस्तेमाल की गई है। रूस ने टैंकों के बख्तरबंद कवच पर भी कवच चढ़ा दिया है। टैंक की सतह से 2 फीट दूर एक 3 mm की स्टील शीट लगाई गई है। स्टील शीट से पूरे टैंक को कवर कर दिया गया है। ये शील्ड ड्रोन हमले से टैंक को बचाती है। ड्रोन शील्ड से टकराकर फट जाता है। इससे टैंक पूरी तरह नहीं बच पाता, लेकिन उसके मुख्य कवच को कम नुकसान होता है। टैंक बड़े विस्फोट और जलने से बच जाता है। मामूली रिपेयर के बाद टैंक को फिर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है। हालांकि रूस की इस तकनीक का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़े ड्रोन हमले से यह भी टैंक को नहीं बचा पा रही है। टर्टल शील्ड के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। दरअसल टर्टल शील्ड लगाने से टैंक का डेड वेट बढ़ गया है। शील्ड के वजन से टैंक की रफ्तार घट गई है। इसके साथ ही टैंक का कैनन वाला हिस्सा घूमना बंद हो गया है। अब टैंक सीधे ही हमला कर सकता है। जिस दिशा में हमला करना हो उस दिशा में टैंक को मोड़ना पड़ता है। टर्टल शील्ड से रूस के टैंकों की रक्षा तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही हमलों की तीव्रता और गति दोनों घट गए हैं। लेकिन रूसी सेना का प्लान है किसी भी तरह छोटे ड्रोन हमलों से टैंकों को बचाया जाए। क्योंकि टैंकों के हमलों की तीव्रता भले ही घट जाए, लेकिन टैंक जलते रहे तो खत्म हो जाएंगे और बिना टैंकों के जंग जीती नहीं जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉस्को हमले के लिए रूस यूक्रेन और नेटो को जिम्मेदार बता रहा है। इसके लिए रूस की जांच एजेंसी ने सबूत भी हासिल करने का दावा किया है। आतंकी हमले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका और दूसरे नेटो देशों पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया है। इस मामले में कई अधिकारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया है। साथ ही धमकी दी है कि रूस मॉस्को में हुए आतंकी हमले का बदला लेकर रहेगा।
फिर इसके लिए किसी भी नेटो देश पर हमला ही क्यों ना करना पड़े। मॉस्को हमले से तमतमाए रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है। यूक्रेन का विध्वंस तय है। लेकिन रूस यही नहीं रुकने वाला। रूस ने मॉस्को हमले का कनेक्शन नेटो से होने का दावा किया है। खासतौर से अमेरिका पर टेरर कनेक्शन का आरोप लगाया है। क्रेमलिन की रिपोर्ट में साफ तौर पर मॉस्को हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कई नेटो देशों के नाम भी हैं। रूस ने रिपोर्ट में अमेरिका और दूसरे नेटो देशों पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया है। इसके सबूत होने का दावा भी किया है। जिसके बाद रूस ने अमेरिका और नेटो के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, जिसमें नेटो और अमेरिका पर कई कंपनियों के जरिए टेरर फंडिंग का आरोप लगाया है, जिसमें यूक्रेन से ऑपरेट हो रही ऑयल एंड कंपनी बुरिस्मा का नाम सामने आया है। रूस का दावा है कि बुरिस्मा ने रूस और दूसरे देशों में टेरर फंडिंग की है। बुरिस्मा का नाम इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के स्कैंडल से भी जुड़ चुका है। हालांकि हंटर बाइडेन का मॉस्को हमले से किसी कनेक्शन का जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया गया है। रूस की जांच एजेंसी ने कई खुलासे और किए हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट ड्यूमा को सौंप दी है, जिसके बाद रशियन क्रिमिनल कोड के तहत कई अधिकारियों पर केस दर्ज करने का फैसला लिया गया। В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи с украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные. मॉस्को हमले की जांच पर रूसी जांच एजेंसी ने एक और दावा किया है, जिसमें लाखों डॉलर की फंडिंग आतंकियों को की गई। और ऐसा काफी पहले से होता रहा है। इसका एक पूरा नेटवर्क है, जिसके तार पश्चिमी देशों के कई अधिकारियों से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी और आतंकियों के बीच भी कनेक्शन का पता लगा है। रूस ने कहा है कि रूसी गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर किए गए विस्फोट भी आतंकी हमले थे, जिसके लिए यूक्रेन की तरफ से फंडिंग की गई थी और पैसा नेटो देशों के नेटवर्क के जरिए पहुंचाया गया था। रूस बार बार कह रहा है कि मॉस्को हमले के आतंकियों का कनेक्शन यूक्रेन और नेटो से है, जबकि अमेरिका इसे आईएसआईएस का हमला बता रहा है। रूस ने दावा किया है कि पश्चिमी देशों पर शक की पहली वजह है कि आतंकी भागकर यूक्रेन जाने वाले थे और उन्हें हमले के लिए रकम भी पश्चिमी देशों के टेरर नेटवर्क के जरिए मिली, जिसके लिए यूक्रेन में एक एजेंट बिठाया गया था। अगर रूस का दावा सही है तो बिना यूक्रेनी इंटेलिजेंस के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकी कार से सीधे यूक्रेन भागने वाले थे। उन्हें भरोसा था कि वो यूक्रेन में बच जाएंगे। अब सवाल उठ रहा है कि 144 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले दरिंदों को कौन बचाना चाह रहा था? क्या इसके पीछे यूक्रेन सिर्फ एक मुखौटा है? असली खिलाड़ी नेटो है और यही रूस बार बार कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
यूरोप और यूरेशिया में अमेरिका का प्रभाव घटाने के लिए रूस चीन की मदद ले रहा है। रूसी विदेश मंत्री का 2 दिन का दौरा खत्म होते ही अमेरिका ने काउंटर प्लान शुरू कर दिया है। अमेरिका के इस प्लान से दक्षिण चीन सागर में तनाव की स्थिति बन गई है और यहां अमेरिका के सहयोगी देशों से चीन का टकराव हो सकता है। दक्षिण चीन सागर में बाइडेन शी का टकराव भड़का सकता है युद्ध की आग। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है अब दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में मित्र देशों के साथ अमेरिका सहयोग बढ़ा रहा है। चीन के विस्तार पर रोक लगाने के लिए दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। 6-7 अप्रैल को ही दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का युद्धाभ्यास खत्म हुआ है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस की नौसेना ने हिस्सा लिया। दक्षिण फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।